सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक हफ्ते से जारी कशीदगी में आज अलसुबह शिद्दत आ गई और अब अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की दरख्वास्त पर दोनों फरीकैन के दरमियान आर्जी तौर पर जंगबंदी हो गई है। पाकिस्तान की वजारत खारजा ने तस्दीक करते हुए बताया कि अफगानिस्तान की तरफ से सीज़ फायर की दरख्वास्त आई, जिस पर आइंदा 48 घंटों के लिए जंगबंदी पर इत्तफाक राय हुआ है। इस हालिया कशीदगी का आगाज़ नाजरीन 11 अक्टूबर को हुआ, जब अफगान तालिबान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा से बलूचिस्तान तक पाकिस्तानी सरहदी चौकियों पर हमले किए गए और इसका जवाब ये दिया गया कि पाकिस्तान ने अफगान सरहदी हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए हमला किया था, मगर पाकिस्तान ने इन इल्ज़ामात की कोई तस्दीक नहीं की। अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर मुत्तकी इसी सूरत हाल के दौरान भारत में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने भारतीय सरजमीन से पाकिस्तान के हवाले से जो बयानात और धमकियाँ दी, ऐसा नज़र आता है कि सारी सूरत हाल में उसने जलती पर तेल का काम किया और आज कशीदगी इस नहज तक पहुँच गई। ISPR की तरफ से अफगान तालिबान ये बताया गया है कि अफगान तालिबान ने तकसीम शुदा देहात के रास्ते में हमले किए, जिनमें शहरी आबादी की सलामती का कोई लिहाज नहीं रखा गया। अफगान तालिबान की तरफ से भारी हथियारों का भी इस्तेमाल किया गया और अपनी तरफ मौजूद पाक अफगान दोस्ती गेट को भी उन्होंने तबाह कर दिया। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों का भरपूर जवाब दिया गया। ISPR के मुताबिक बताया गया है कि पाकिस्तान के ज़मीनी और फ़ज़ाई हमलों में अफगान तालिबान की फ़ौजी पोस्टों और कलदम TTP के कैंप्स को निशाना बनाया गया। अफवाज पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाई में स्पेन बोल्दक और काबुल में अहम अहदाफ को निशाना बनाया गया, जिसमें अब तक 25 से 30 दहशतगर्दों के मारे जाने की इत्तलात हैं। इन पाकिस्तानी हमलों की वीडियोस भी सामने आई हैं, आप देख भी सकते हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर, जिससे अफगान तालिबान को होने वाले बड़े नुकसान का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। नाज़रीन, पाकिस्तान की तरफ से इस मौसर जवाबी वार से बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि इसी ने अफ़गानिस्तान को सीज़ फायर के हवाले से मजबूर किया। अब अगले 48 घंटों के लिए सीज़ फायर तो है और दफ्तर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि दोनों अतराफ़ से तामीरी बातचीत के ज़रिए इस पेचीदा मगर काबिल हल मसले का मुस्बत हल तलाश करने की भरपूर कोशिश की जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा एक बात पहले ही कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अब मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ाएगा, अफ़गान तालिबान को उन्हीं की ज़ुबान में जवाब दिया जाएगा। और ये भी उन्होंने कहा कि अफ़गान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है वो दोहरी पॉलिसी अपना रही है और उनके ऊपर अब एतमाद नहीं किया जा सकता। तो ये सारी सिचुएशन है, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान नहीं है जो ये बात कर रहा है और बार बार कर रहा है, बल्कि ख़ित्ते के दीगर भी ममालिक हैं जो अफ़गानिस्तान को एक सिक्योरिटी थ्रेट के तौर पर देखते हैं। इसकी एक वजह अफ़गानिस्तान का अपनी सरजमीन दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने देना और उनके ख़िलाफ़ एक्शन ना करना है। मिसाल आपके सामने रखते हैं, हाल ही में अफ़गानिस्तान से मुतालिक चीन, रूस, ईरान और पाकिस्तान का जो 4 फरीकी इजलास हुआ था, उसमें सबसे अहम नुक्ता नंबर 5 था, जिसमें दहशतगर्द तंजीमों को अफ़गानिस्तान में पनाह देने से मुतालिक बात की गई थी। मुश्तरका एलामिये में ये बात सामने आई और इसमें चारों ममालिक ने अफ़गान तालिबान से ये मुतालबा किया कि वो अपनी सरजमीन पर दहशतगर्द गिरोहों के जो बुनियादी ढांचा है उसको ख़त्म करें। एलामिये में ये बात दर्ज है कि दहशतगर्द गिरोह जैसा कि दाइश, अल-कायदा, ईस्ट तुर्कमानिस्तान मूवमेंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जैश उल अदल, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और इसकी मजीद ब्रिगेड अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं और इनकी जो कि इलाकाई और आलमी सलामती के लिए एक संगीन ख़तरा है। तो इन तमाम ममालिक ने अफ़गानिस्तान पर जोर दिया कि वो इन दहशतगर्द तंजीमों के ख़िलाफ़ एक्शन लें और इनके ट्रेनिंग कैंप्स को ख़त्म करें। अब ये मुतालबा जो पाकिस्तान का है उसको तो संजीदा नहीं लिया अफ़गानिस्तान ने और ये सारी सूरत हाल बनी है। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस सीज़ फायर के दौरान क्या अमन कायम हो पाएगा और पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान के साथ जो अपना तवील बॉर्डर है उसको मुस्तकिल तौर पर महफूज बनाने के लिए क्या इक़दाम करने हों। इस पर बात करने के लिए आज के प्रोग्राम में हमने जिन शख्सियात को दावत दी है वो इस पर गहरी नज़र रखते हैं। पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर बराए अफ़गानिस्तान मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ हैं और पाक अफ़गान और सिक्योरिटी अमूर के माहिर इफ्तिखार फिरदौस। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।
इफ्तिखार, आपसे आगाज़ करते हैं। आज पूरा दिन सूरत हाल डेवलप होती रही, लेकिन शाम 6 बजे सीज़ फायर का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा की तरफ से बताया गया है कि अफ़गान तालिबान की तरफ से इसकी दरख्वास्त की गई थी। आप बता सकते हैं आपकी इत्तलात क्या हैं, किस मौके पर सीज़ फायर के लिए अप्रोच किया गया? देखिए, अब जब से ये एस्केलेशन जो है वो शुरू थी, तो चंद जो फ्रेंडली ममालिक हैं, उन्होंने स्टेटमेंट्स भी दी, जिसमें सऊदी अरेबिया और कतर जो है वो शामिल हैं। कल से फिर जो है बॉर्डर के ऊपर एक बिल्डअप हो रहा था कल रात से, और आज सुबह हमने देखा तकरीबन कोई 3:30-4 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक चमन का जो फ्रेंडशिप गेट था, उसको जो है वो अफ़गान तालिबान ने RPG शेल से जो है वो मारा और उसको जो है वो तबाह कर दिया। उसके बाद से जो एस्केलेशन शुरू हुई, उसकी कुछ तफसीलात जो है वो आपने बताई। ऑब्वियसली उसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई और फिर पाकिस्तान का रिस्पांस भी काफ़ी हैवी था। उसके बाद हमारी इत्तलात के मुताबिक कतर ने जो है वो दोनों साइड से दोबारा जो है वो राब्ता जो है वो किया, और उसमें इस बात पर जो है वो ज़ोर दिया कि अफ़ाम व तफ़हीम से ये मसला जो है वो हल किया जाए। पाकिस्तानी जो फ़ॉरेन ऑफिस हैं, उनकी स्टेटमेंट बहुत क्लियर है। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान की तरफ से जो है ये पेशकश जो है वो की गई, और अफ़गानिस्तान ने जो है ये स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की तरफ से जो है पेशकश की गई, जो ऑब्वियसली किसी भी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट बताता है, क्योंकि वो दोनों को एक विन विन सिचुएशन देता है ताकि एस्केलेशन जो है वो कम हो। अब जिस सूरत हाल में हम इस टाइम पर जो है वो खड़े हैं, ये 48 घंटे का जो है वो सीज़ फायर है, और जिसको टेम्परेरी सीज़ फायर जो कहा गया है, इट्स नॉट समथिंग परमानेंट कि ये परमानेंट सोल्यूशन है। पाकिस्तान की तरफ से एक बहुत क्लियर डिमांड है कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो TTP है और जो पाकिस्तानी तालिबान के जो एफिलिएट्स हैं, उनके अटैक्स जो है वो रोके जाएं, और वो गारंटी जो है वो अफ़गानिस्तान दे इस बातचीत में कि ऐसा नहीं होगा। दूसरी डिमांड जो सामने आ रही है ज़राए के मुताबिक, वो ये है कि अफ़गानिस्तान जो है वो इंडिया को प्रॉक्सी के तौर पर जो है वो इस्तेमाल करके अफ़गानिस्तान में के अंदर से पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की जो है वो कोशिश नहीं करेगा। दोनों ऐसी डिमांड्स हैं जो मुश्किल है कि इस सीज़ फायर को प्रोलॉन्ग करें, लेकिन नामुमकिन नहीं है कि इसको रिजॉल्व किया जाए। मेरी अपनी एनालिसिस ये है कि शायद टेम्परेरीली जो है इसके अंदर कोई बातचीत का सिलसिला या आगाज़ जो है वो हो, लेकिन ये प्रॉब्लम जो है वो कंसिस्टेंट रहेगा इस बॉर्डर के। मंसूर साहब, पिछले कुछ सालों में अगर देखें तो ये सख्त तरीन झड़पें हैं पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर, और थ्रू आउट द बॉर्डर इसकी मिसालें कम ही मिलती हैं। अब जिस तरह हमें इफ्तिखार बता रहे हैं कि एक मुतालबा है पाकिस्तान का कि अफगानिस्तान ज़मानत दे इस बात की कि उनकी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में, आप समझते हैं कि परमानेंट सीज़ फायर हो सकता है तमाम हालात वाक़यात को देखते हुए? जी देखें, ये बिल्कुल सबसे सख्त, मैंने इससे ज़्यादा एस्केलेशन कभी देखी नहीं, कभी पढ़ी नहीं है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की तारीख़ में रिलेशंस में कुछ पीरियड्स थे पास्ट में जिसमें कुछ एस्केलेशन हुई, लेकिन मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा शदीद एस्केलेशन थी। और अब चूँकि एस्केलेशन हो चुकी है तो नेचुरली जो रास्ता है वो डी एस्केलेशन और डायलॉग ही का तकाजा करता है। लेकिन मैं इफ्तिखार फिरदौस साहब की बात से एग्री करता हूँ, मुत्तफ़िक़ हूँ कि बहुत मुश्किल सिचुएशन है, और ये जो डिमांड्स हैं पाकिस्तान ने जो की हैं, ये तो डिमांड्स बहुत अरसे से मौजूद हैं कि हम कहते हैं कि जी अफ़गानिस्तान की तरफ से टेररिज्म को, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म किया जा रहा है, वहाँ से ग्रुप्स आ रहे हैं, यहाँ पे अटैक कर रहे हैं, TTP हो, मजीद ब्रिगेड हो या BLA की मुआवनत हो, और इस सिलसिले में कमी आनी चाहिए, इस सिलसिले को ख़त्म होना चाहिए। लेकिन अफ़गानिस्तान की जो पोजीशन अभी उन्होंने मॉस्को फॉर्मेट में भी ली, इंडिया में भी जब मुत्तकी साहब मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में तो ऐसे ग्रुप्स मौजूद नहीं हैं और अफ़गानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल नहीं हो रही, तो उनकी पोजीशन बिल्कुल यकसू फ़र्क है, इसी तरह यकसर फ़र्क है। इसी तरह जो दूसरी डिमांड है इंडिया को प्रॉक्सी के तौर पे यूज़ करने की या इंडिया के साथ इस किस्म के रवाबित रखने की, ये भी हिस्टोरिकली अफ़गानिस्तान और इंडिया ने हमेशा किया है। US और NATO की प्रेजेंस के दौरान भी यहाँ पे टू फ्रंटल सिचुएशन पाकिस्तान सामना करता रहा। तो मेरा ख्याल है डिमांड्स तो चले सरफेस पे रखने का इन पे बातचीत होगी, लेकिन असल चीज़ जो है वो डिप्लोमेसी जो है, या असल चीज़ जो है किस तरह से दोनों साइडें एक दूसरे को अप्रोच करती हैं, टॉक्स करती हैं। कतर का शामिल होना एक अच्छी बात है, क्योंकि कतर में ही
ये दोहा पीस एग्रीमेंट हुआ था और दोहा पीस एग्रीमेंट में ये है कि अफगान सॉइल इस्तेमाल नहीं होगी। लेकिन मेरा ख्याल है पाकिस्तान को अपने डिप्लोमेटिक, अपने पॉलिटिकल चैनल्स भी यूज़ करने चाहिए। पाकिस्तान में कुछ शख्सियतें ऐसी हैं जो इस मौके पर रोल प्ले कर सकती हैं, खा वो मौलाना फजलुर रहमान हो, आफ्ताब खान शेरपा हो, मुशाहिद हुसैन हो, कुछ लोग, डॉक्टर मोहित यूसुफ हैं, कई चैनल्स इस तरह के हैं जो इस्तेमाल किए जा सकते हैं इस मामले को इंश्योर करने के लिए। कि ये बहुत अच्छी बात है कि 48 घंटे के लिए एक सीज फायर एग्रीमेंट हो गया है, लेकिन ये सीज फायर एग्रीमेंट दोबारा से किसी और नए किसी हमले का शिकार ना हो, बल्कि सीज फायर दोबारा से वायलेशन शुरू ना हो और दोबारा से दोनों ममालिक इस एक दूसरे के साथ एग्रेशन में ना जाएं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ चैनल्स हैं, वो हमें यूज़ करने चाहिए। वो चैनल्स नहीं यूज़ हो रहे, हम एक दूसरे से बिल्कुल मुनक़ता किए हुए हमने चैनल्स। पॉलिटिकल चैनल्स का यूज़ होना तो बहुत ज़रूरी है। सिक्योरिटी के इदारों का तो समझ आता है कि उनकी पोजीशन सख्त है और होनी भी चाहिए, लेकिन पॉलिटिकल चैनल्स को तो यूज़ करने की प्रोविजन हर वक्त मौजूद होती है। इफ्तिखार, डिप्लोमेसी की कोई गुंजाइश आपको नज़र आती है? पहले कई ऐसे राउंड्स हुए जहां पर पाकिस्तान से वो शख्सियात जो अफ़गान तालिबान के लिए भी काफ़ी काबिल कबूल हैं और काबिल एहतराम हैं, उनके साथ बातचीत हुई, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि मेरे सामने अफ़गान तालिबान ने ये बात कही कि यहाँ पर जो TTP मौजूद हैं, जो दहशतगर्द हैं, वो पहले हमारे साथ ही रहे हैं, उनके ख़िलाफ़ हम कैसे कार्रवाई करें। लेकिन किसी भी और जगह पर तालिबान ये मौक़िफ़ देते हैं कि हमारी सरज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही है। सो आपको लगता है कि इस मौजूदा अफ़गान रजीम के साथ डिप्लोमेसी या सिफारतकारी या बातचीत की कोई भी गुंजाइश है, वफ़द या शख्सियात कौन भी जाएँ पाकिस्तान से? देखिए, हम सब जो चीज़ें चेंज हुई हैं वो बहुत क्लैरिटी के साथ बतानी चाहिए। और कुछ प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान में है, लेकिन कुछ उनके सपोर्ट मैकेनिज्म जो है वो पाकिस्तान के अंदर भी है। ऐसी आवाज़ें आती हैं जो शायद उनके बयानिए को तक़वियत भी देती है, और अभी भी फुल तरीके से ये रियलाइजेशन कुछ हलकों के अंदर नहीं है। मंसूर साहब ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से या ऐसी शख्सियात के हवाले से बात की, आई 100% एग्री विद हिम। लेकिन ऐसी शख्सियात भी हैं जो उनकी तर्ज़ ज़िंदगी और जो उनकी आइडियोलॉजिकल पैरामीटर्स हैं उनको तक़वियत देती है, बनिस्बत इसके कि वो पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन के हवाले से उसकी जो है उसका पैरोकार जो है वो करें। अब प्रॉब्लम क्या बन जाता है कि अफ़गानिस्तान के साथ अगर आप डिप्लोमेटिक चैनल्स खोलते हैं, वो ऑब्वियसली खुले हुए हैं। जंग के दरमियान में हमारी कई ऑफिशियल से जो है वो बात हुई, जो डिप्लोमेटिक चैनल्स थे भी, उन्होंने कोई जवाब देने से जो है वो इनकार कर दिया, इसलिए बात जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँच गई। लेकिन अभी भी जो स्टेटमेंट्स आ रही है सीज़ फायर के बाद, वो भी कुछ ज़्यादा जो है हौसला नहीं देती कि ये चीज़ जो है वो सस्टेनेबल होगी। बल्कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस टाइम पर अभी तकरीबन कोई आधे घंटे पहले उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर की जो है वो वायलेशन जो है वो की है ड्रोन स्ट्राइक के ज़रिए। अब वो सच है झूठ है, दैट इज़ अ सेपरेट थिंग, लेकिन ऐसी स्टेटमेंट्स जो है वो आना जो है वो शुरू हो गई हैं। अफ़गानिस्तान के साथ बात करने के लिए आई थिंक पाकिस्तान अकेला जो है इस इशू को जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकेगा, क्योंकि दोनों ममालिक इस कॉन्फ्लिक्ट के पार्ट हैं। और जो अफ़गानिस्तान के तरफ से जो क्लेम आ रहा है वो कोई मामूली क्लेम भी नहीं है। अगर आप मुत्तकी साहब की जो है वो बात सुने, फिर ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब की बात सुने, फिर TTP की डिमांड्स पाकिस्तान के अंदर सुने, वो सारी की सारी बातें जो है वो टेरिटोरियल क्लेम्स पर आ रही हैं। टेरिटोरियल क्लेम्स का मतलब ये है कि जो ड्यूरेंट लाइन है उसको इंटरनेशनल बॉर्डर मानने से इनकार किया जा रहा है। यानी एक ऐसा मुल्क जो आपको अटैक भी कर रहा है, फिर कह रहा है कि जिस एरिया के अंदर मैं अटैक कर रहा हूँ ये मेरी टेरिटरी है, इसके ऊपर जो है आप काबिज हैं। अब ये कॉम्प्लिकेटेड प्रेमिस है और ये कोई नई बात नहीं है। अफगानिस्तान की तरफ से ये क्लेम्स जो है वो आते रहे हैं, लेकिन इसको इतनी शिद्दत से किसी ने परस्यू नहीं किया जितना तालिबान जो है इस टाइम पे कर रहे हैं। तो ये क्लैशेस सिर्फ अफगानिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे वर्स्ट क्लैशेस नहीं है, बल्कि जो टेरिटोरियल क्लेम है उसको इंडोर्स करने के लिए भी जो है एक बाकायदा तौर पर बात की जा रही है। और इसलिए खदशा यहाँ पर यह जाहिर किया जा रहा है क्योंकि यही बातें थी जिसकी ऑप्टिक्स जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो सामने नजर आए, क्योंकि उन्होंने भी टेरिटोरियल जो है वो बात की, बल्कि सिंबॉलिकली जो किताब जो है वो उनको दी
तिलक देवसर की विच इज़ पश्तून कंटेस्टेड हिस्ट्री मुत्तकी साहब को, उसके ऊपर आधी किताब जो है वो ड्यूरेंट लाइन के डिस्प्यूट के ऊपर है कि इसके ऊपर अफगानिस्तान का क्लेम है। दीज आर ऑल सिम्बॉलिक मेजर्स। तो ये इतनी आसान बात नहीं है कि एक 48 घंटे के अंदर रिजॉल्व होगी। मेरे ख्याल में जो मैं फोरसी करता हूँ और मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है, इस 48 घंटे के अंदर शायद कोई सब कमिटीज़ बना दी जाएंगी जो आगे इस बात को लेकर जाकर इसके ऊपर बात करेगी, ताकि इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो ढूंढ सके। और अगर सीज फायर के दरमियान में बड़ी वायलेशंस होती हैं उसके डिजास्टर्स कॉन्सिक्वेंसेस। मंसूर साहब, ये एक नई अप्रोच के तौर पर भी देखना होगा, जहां बातचीत और सिफारतकारी की बात तो पहले से होती आ रही है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हुई हैं जिनके इफ्तिखार ने भी तस्करा किया है, जो कुर्बतें अफगानिस्तान ने दिखाई हैं भारत के साथ, वहाँ बैठकर जो बयानात उन्होंने दिए हैं, टेरिटोरियल, अब वो कह रहे हैं कि एक डिस्कशन उन्होंने स्टार्ट की है, इस हवाले से पाकिस्तान के अंदर तशवीश होना आपको तो दुरुस्त लगता है? जी बिल्कुल, ये तशवीशनाक बात है, हमेशा से ये तशवीशनाक रही है। देखिए, बॉर्डर के ऊपर या ड्यूरेंट लाइन के ऊपर ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की पोजीशंस शुरू से फ़र्क रही हैं। पाकिस्तान और इंटरनेशनल कम्युनिटी की एक ही पोजीशन है। पाकिस्तान भी समझता है कि ये इंटरनेशनल बॉर्डर है, इंटरनेशनल कम्युनिटी भी ये समझती है। और कभी इवन जब यूएस और नेटो की फ़ौजें भी मौजूद थी और वहाँ पे कभी वहाँ के सियासतदानों ने ऐसी बात की, तो अमेरिका ने, यूएस ने और नेटो कंट्रीज़ ने हमेशा इन क्लेम्स को रिजेक्ट किया कि ये बॉर्डर नहीं है, उन्होंने इसको बॉर्डर ही माना। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि जो हम हॉट परसूट या काइनेटिक ऑपरेशंस अक्रॉस द बॉर्डर की बात करते हैं, इसमें हमें इसलिए मोहतात रहने की ज़रूरत है कि हम तो इस लाइन को, जिसको वो ड्यूरेंट लाइन कहते हैं, हम बॉर्डर कहते हैं, हम तो इसकी सेंक्टिटी को मानते हैं। तो हम इसकी सेंक्टिटी को ना तोड़ें, हम इसकी सेंक्टिटी कायम रखें। और ज़्यादातर कोशिश ये होनी चाहिए कि किसी भी सूरत में हम क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस में ना जाएं। बसा औकात मैं समझता हूँ कि मिलिट्री स्ट्रेटजी के तहत क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशंस करने पड़ जाते हैं, लेकिन फिर उनको मिनिमम रहना चाहिए, क्योंकि जब हम इस टेरिटरी में जाएंगे तो फिर आपके ऊपर ये क्लेम्स अगली साइड को करने का मौका मिल जाएगा। और अफगानिस्तान में मेजॉरिटी तो इस फेवर में नहीं है, नॉन पश्तून्स तो इस पोजीशन को सपोर्ट नहीं करते कि इस बॉर्डर को खोल दिया जाए, लेकिन कुछ पश्तून सर्कल्स जो हैं वो बड़ी जज्बाती तौर पे ये डिमांड करते हैं कि जी ये तो ड्यूरेंट लाइन एक परमानेंट सेटल्ड बॉर्डर नहीं है और ये तो लाइन ओपन है, फ्लेक्सिबल है, वगैरह वगैरह। तो मेरा ख्याल है इस चीज़ से बचने के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान एक बायलैटरल कॉन्फिडेंस बेस्ड एंगेजमेंट में जाएं। 2021 के बाद जहाँ पे मेरा ख्याल गैप रह गया, हमने उससे मतलब है कि दोनों साइडों ने, अफगानिस्तान और पाकिस्तान दोनों साइडें पॉलिटिकल लेवल एंगेजमेंट पे नहीं आ सकी। जो एंगेजमेंट मिलिट्री चैनल्स के ज़रिए, सिक्योरिटी चैनल्स के ज़रिए गुज़िश्ता दहाइयों में चल रही थी अफ़गान तालिबान के साथ या अफ़गान मुजाहिदीन के साथ या वॉरलॉर्ड्स के साथ, वही चलती रही। ज़रूरत थी इस वक्त एक पॉलिटिकल चैनल पे आने की, पॉलिटिकल एंगेजमेंट। उसमें मेरा ख्याल है सिविलियन गवर्नमेंट्स को भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने की ज़रूरत थी, लेकिन हमारे यहाँ सिविलियन गवर्नमेंट्स ने ये स्पेस कंसीड कर दी है, टोटली जिम्मेदारी डाल दी है सिक्योरिटी पे, और सिक्योरिटी फोर्सेस की फिर अपनी एक अप्रोच होती है और वो उसको उस तरह से डील करते हैं। तो मेरा ख्याल एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, इसको समझने की भी ज़रूरत है और इसमें आगे का हल निकालने की भी ज़रूरत है। इफ्तिखार पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए तो बेताब है। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में नए सीएम को लाया गया है और उनको ये टास्क दिया गया है कि वो एक मुख्तलिफ पोजीशन अपनाएं एक रियासती पोजीशन से जो इस वक्त पाकिस्तान की है। सो उस पर जो ये कहा जा रहा है कि ना वो जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो टीटीपी से भी मुज़ाकरात की बात करते हैं, अपनी उस पुरानी जो पॉलिसी थी उनको यहाँ पर आबाद करने की, उसी के तहत, और अफगान हुकूमत से बातचीत करने का टास्क भी इन सीएम साहब को दिया जाता है। आपकी वेबसाइट ने वादी तीरा में जो वहाँ पर अमायदीन केपी हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन में उन्होंने टीटीपी के साथ जरगा लेकर गए थे और मुज़ाकरात किए थे, उसमें तो जो दहशत गर्दों ने अपने मुतालबात रखे वो काबिल अमल नज़र नहीं आते। वो शरिया लॉ के नफाज का मुतालबा भी कर रहे थे। आपको लगता है कि सोहेल आफरीदी जो नए वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के, वो पीटीआई की इन उम्मीदों पर किसी भी तौर पर पूरा उतर सकेंगे? देखें, जो प्रेमिस आपने बयान की है अक्सर वो बहुत सिंपल तरीके से बयान की है, लेकिन इसका जवाब जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि सूबा जो है जो फॉरेन एंटिटीज़ हैं, और मंसूर साहब इज़ ऑन द कॉल, ही कैन ऑल्सो टेल यू कि वो सूबा बा इख्तियार नहीं है किसी दूसरे मुल्क के साथ बात करने की।
उसमें फेडरेशन का इख्तियार है, और प्लस किन चीज़ों पे जो है वो बात हो सकती है। टीटीपी के सरेंडर के ऊपर तो वो गारंटीज कौन देगा, क्योंकि उसके अंदर जो फाटा का स्टेटस है या शरिया की इम्प्लीमेंटेशन है वो फेडरल डोमेन्स है, वो प्रोविंशियल डोमेन्स है भी नहीं। प्लस इसके अंदर जो ड्यूरेंट लाइन का इशू है, क्योंकि ये मुतालिबात पहले राउंड के हैं, अब अगर दूसरा राउंड उसमें होगा, क्योंकि हम पहले देख चुके हैं डिमांड्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, उसमें लोगों की आबादकारी का होगा, वापस आने का है। इट्स नॉट वेरी सिंपल। और अगर आप प्रीवियस जो ये एक एक्सपेरिमेंट पाकिस्तान कर चुका है, बल्कि कंसिस्टेंटली करता हुआ आ रहा है पीस टॉक्स के हवाले से, वो कभी आज तक तो कामयाब हमने होते हुए नहीं देखी, और उसके रीजंस जो है वो मल्टीपल हैं। लेकिन मैं यकीन रखता हूँ कि जो सिविलियन स्पेस है वो अलग तरीके से बात करती है और वो इनरोड्स बना सकती है इस ताल्लुकात पर। लेकिन उसका प्रेमिस, यानी जिस पैराए में आप बात कर रहे हैं, वो भी फिर सिविलियन स्पेस जो है वो होनी चाहिए। यानी जिसके साथ आप बात कर रहे हैं वो भी सिविल डिमांड्स जो है, जो सिविल डोमेन के अंदर हो। करंटली जिस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम बात कर रहे हैं, ये काउंटर टेररिज्म की स्पेस है, और काउंटर टेररिज्म की स्पेस जो है वो सिविल और मिलिट्री दोनों लॉ इन्फोर्समेंट्स के हाथ में है, क्योंकि रेट ऑफ द स्टेट जो है वो चैलेंज हो चुकी है, और नॉन स्टेट एक्टर्स उसको जो है वो कंट्रोल कर रहे हैं उस एरिया को। तो आपको अपनी रेट इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। रही बात केपी की हुकूमत की, तो पहले जो चीफ मिनिस्टर थे वो तो नहीं कर पाए, दूसरे चीफ मिनिस्टर की अभी तक तो हमने सिर्फ तकरीरें जो है वो सुनी है। जो तकरीर करना तो आसान होता है, लेकिन उसको प्रैक्टिकल रियलिटी बनाना इज़ एन एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। लेकिन जो डिमांड्स की आपने बात की अफसा, ये तो सिर्फ केपी की मर्ज़ी नहीं है कि वो जो डिमांड चाहे वो इम्प्लीमेंट जो है वो कर दें। रियासतें जो होती हैं वो एक तरीक़ाकार के तहत जो है वो चलती हैं, उसके लिए वो स्पेस ओपन करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके लिए एक पब्लिक जो है इंगेजमेंट की ज़रूरत है, ताकि पब्लिक की राय भी ली जाए कि वो क्या सोचते हैं कि इस प्रॉब्लम को आगे कैसे देखा जाए। करंट जिस सिनारियो के अंदर हम हैं, हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान पिछले 20-25 सालों से TTA और TTP दोनों अल्फाज इस्तेमाल करता था कि ये अफ़गान तालिबान है और ये पाकिस्तानी तालिबान है, और इन दोनों में फ़र्क है। मेरे ख्याल में इस एस्केलेशन के बाद ये फ़र्क जो है वो ख़त्म हो जाएगा वेरी क्विकली ऑल्सो इफ्तिखार, और ये हमें अभी भी ख़त्म होता हुआ ही नज़र आता है। अब TTA और TTP में कुछ ज़्यादा फ़र्क करते हुए हमें नज़र नहीं आते हैं यहाँ पर जब बात की जाती है। इफ्तिखार, क्विकली आज अफ़गानिस्तान में जो नुकसान किस नौयत का हुआ है, जो जवाबी पाकिस्तान की तरफ से हमले किए गए हैं, किस नौयत? मेजॉरिटी जो स्ट्राइक्स नज़र आती है वो बॉर्डर एरियाज़ पर, स्पिन वोल्लक के करीब, जो ऑब्वियसली कंदहार का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर जो है वो नज़र आती हैं। उसमें एरियल जो है ड्रोन्स का इस्तेमाल नज़र आता है। लेकिन अभी शाम के वक्त लेट तकरीबन पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे एक स्ट्राइक जो है वो काबुल में भी है, जिसके अंदर क्लेम्स हैं कि इतने लोग मर गए हैं। अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने ये स्ट्राइक तो जो है वो मानी है कि हमारे काबुल में जो है PD-10 के अंदर जो है ये ब्लास्ट जो है वो हुआ है, एक ड्रोन स्ट्राइक वो कह रहे हैं हुआ है। लेकिन वो कह रहे हैं कि ये अपार्टमेंट जिसको टारगेट किया गया है वो खाली था, और साथ में जो ऑयल टैंकर है उसमें जो है वो आग लग गई और आग पर भी काबू पा लिया गया है। तो कोई स्टेटमेंट जो है सच नहीं आई, और इसी को वो स्ट्रीट जो सीज़ फायर है उसकी खिलाफ वर्जी जो है वो बता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब। मंसूर अहमद खान साहब हमारे साथ इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, ये एक बहुत संजीदा सूरत हाल इख्तियार कर चुका है, जबकि एक सीज़ फायर तो हो गया है 48 घंटे के लिए, लेकिन अब देखना होगा कि जो मुतालबात पाकिस्तान ने सीज़ फायर के हवाले से सामने रखे हैं, क्या तालिबान उस पर अमल दरामद करते हैं या इस सीज़ फायर की वायलेशंस की जाती हैं, ये आने वाले कुछ घंटों में हमें देखना होगा। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। नए CM का हलफ हो चुका है खैबर पख्तूनख्वा में, इस पर PTI से बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम तर खदशात के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा में नया वज़ीर आला लाने और आज उन्हें हलफ दिलवाने में कामयाब हो गई।
इस दौरान ना गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का कोई भी जो उनके हीले बहाने थे वो काम आए, बल्कि उनको वापस आकर हलफ लेना पड़ा, और ना ही अदालत में JUIFA की दरख्वास्त सुहेल आफरीदी के हलफ में रुकावट बन सकी। आज अडियाला जेल से इमरान खान ने सुहेल आफरीदी के लिए खुसूसी पैगाम दिया है और कहा कि वो हमारे ओपनिंग बैट्समैन हैं और उनको खुलकर खेलना होगा। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि नए वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कितना खुलकर खेल सकते हैं और PTI उनसे क्या रखती है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो में PTI के सीनियर रहनुमा अली बुखारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बुखारी साहब आपके वक्त के लिए। यकीनन आप लोगों की सियासी तौर पर तो एक फ़तह है, जिस तरह आप नए CM को इलेक्ट करवाने और उसके बाद आज उनका हलफ भी हो गया, उसमें आप लोग कामयाब हुए, लेकिन अब उनसे तवक्कुआत क्या है जिसकी बुनियाद पर गंडापुर साहब को हटाया गया था और इनको लाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आप साहब का। देखिए अब साहब बात यह है कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि पिछले 78 साल के अंदर पहली दफ़ा आपका CM उस इलाके से आया जो पाकिस्तान का इंतहाई बैकवर्ड इलाका था, और KP के अंदर भी जिसको हम साबका इलाका गैर कहते थे, एजेंसीज कहते थे, जो क्लब हुआ मर्ज हुआ KP के साथ, वहाँ से पहली दफ़ा एक सूबे का CM आया। और यंग मैन, वो बिल्कुल एक पार्टी वर्कर हैं और एनर्जेटिक हैं, कोई फ्यूडल लॉर्ड की वो फैमिली से नहीं है, वो कोई बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की फैमिली से नहीं है, जो उन्होंने खुद कहा अपनी स्पीच में। पढ़ा लिखा इंसान है और वो आई होप कि वो सूबे को भी बड़ी अच्छी तरह रन करेगा और पार्टी को भी आगे मजबूत से मजबूत करेगा। ये अब जो उनकी साथ जो खुसूसियात बयान की जाती हैं, यकीनन उनका कबाइल से ताल्लुक़ है, ये पहली बार है, कम उम्र तरीन खैबर पख्तूनख्वा के वो वज़ीर आला भी बने हैं, लेकिन शेख वकास साहब ने बताया कि ये ऑपरेशन सिक्योरिटी ऑपरेशन रुकवाएंगे, ये इनका बुनियादी टास्क होगा, जबकि इमरान खान साहब पिछले चंद दिनों के अंदर अपने कुछ बयानात तब्दील कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑपरेशन भी चलता रहे और साथ साथ बातचीत भी होती रहे। सो बहुत कंफ्यूज्ड किस्म की आप लोगों की तवक्कुआत नहीं है इन नए नौजवान CM से? नहीं, देखें बिल्कुल भी कंफ्यूज किस्म की बात नहीं है, बड़ा ट्रांसपेरेंट और सीधी सिंपल सी बात है, कोई सिंपल इक्वेशन है, कोई इसमें फिज़िक्स केमिस्ट्री नहीं है। आपसा मैंने उनकी स्पीच सुनी, पहली स्पीच उन्होंने की, बल्कि कैलकुलेटेड स्पीच थी, बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन के पैरामीटर्स में रहते हुए स्पीच थी। मुझे एक एक वर्ड अगर कहें तो मैं उसको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। और एक्चुअली इशू ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। अगर वो कहते हैं कि आप यहाँ के पार्लियामेंटेरियंस प्रोविंस के, यहाँ के उलमाए मशाइख, यहाँ के लोगों से गुफ्तगू करें, इनसे बातचीत करके चलें, तो इसमें कोई गलत बात उसकी नहीं। मिसालें भी हैं कुछ रिसेंट में आपके सामने दुनिया बातचीत की। अल्टीमेटली तो हर चीज़ में गुफ्तगू शनीद होनी चाहिए और अपने लोगों से होनी चाहिए। हम दहशत गर्दों की बात नहीं कर रहे, जिनके पास बंदूक है उनसे बात नहीं कर रहे, लेकिन जो इस मुल्क के शहरी हैं, इस मुल्क के देखिए, इस मुल्क के लोग जो लोगों को वोट दे के बनाते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। यहाँ पर जो मुज़ाकरात की बात होती है, एक तो आप कहते हैं कबाइल को एतमाद में लेने की, दूसरा PTI का जो एक बार बार मुतालबा है दोहराया जाता है, और जो हुकूमत और रियासत तो उसको अब उस नज़र से देखने लगी है। आपने सुना होगा उनके बयानात, वो कहते हैं दहशत गर्दी की ये सहूलतकारी है, कबाइल से इसी बारे में बात करनी है और उसके बाद TTP के साथ मुज़ाकरात करने। आप लोगों का हमेशा से एक एजेंडा पिछले कुछ सालों से रहा है। वादी तीरा में अमायदीन ने बहुत बड़ी तादाद में जाकर TTP के साथ अभी 2 दिन पहले खबर आई है कि मुज़ाकरात किए, जिसके जवाब में TTP ने उनको कहा कि हमें मुकम्मल तौर पे यहाँ पर आज़ादाना तौर पे नकलो हरकत करने की इजाज़त हो वादी तीरा में और यहाँ शरिया लॉ नाफिज हो। सो क्या मुज़ाकरात की गुंजाइश है जो सुहेल आफरीदी साहब इस बात को आगे बढ़ाएंगे? मैं 2 चीज़ें यहाँ पे आपको बताऊँ। एक तो स्टेट लेवल पे गुफ्तगू होती है, ठीक है, नंबर 1 सबसे पहले आपको जानना ये ज़रूरी है। मैं एक चीज़ ऐड कर दूं, ये जो जिरगा गया था वादी तीरा में TTP के पास, उसमें खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की से कोऑर्डिनेशन थी उनकी, उनसे बात मैं आपको 2 चीज़ें ऐड कर दूं इसमें। अब थोड़ा सा हमें रियलिस्टिक अप्रोच रखनी चाहिए और बीइंग अ पाकिस्तानी चलना चाहिए। अगर मैं तारीख़ को थोड़ा सा पीछे देखूँ तो 1996 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी और जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब, रिटायर्ड जनरल नसीरुल्लाह बाबर साहब इंटीरियर मिनिस्टर थे, तो तालिबान जो है वो कोड़ा खटक में वहाँ से ओरिएंट हुए और ओपनली इसके ऊपर जो है उनकी नसीरुल्लाह बाबर साहब एज इंटीरियर मिनिस्टर और बीबी शहीद के इनके ऊपर स्टेटमेंट्स थी। हम तो उस टाइम मौजूद में भी नहीं थे। उसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट फेज़ आ गया परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर, एक नई दुनिया ने नई अंगड़ाई ली और उसके बाद नया सिस्टम स्टार्ट हो गया। अब उसमें गुड तालिबान बैड तालिबान का नारा हमने नहीं दिया,
हमसे पहले वो जो है उस टाइम का चल रहा है 2004-5 लेकिन आपके दौरान आपके दौर में ये तफरीक भी खत्म की थी। जनरल बाजवा ने असेंबली में ये बात, आप सब सियासतदान वहाँ मौजूद थे, उन्होंने कहा गुड तालिबान बैड तालिबान कुछ नहीं है। ये बात यह कि ना हमने बनाए, ना हमने ख़त्म किए, ना हमने किसी को प्रोजेक्ट किया, ना किसी को लेकर आए, ना किसी को निकाला। मैं यही बात कहना चाहता था जो आपने कह दी। थैंक यू वेरी मच। अब दूसरी चीज़ ये आ गई कि गुफ्तगू शनीद किससे होती है। नहीं, आपका इस सब में तो कोई किरदार नहीं था। आप एक पॉलिटिकल पार्टी है जिनकी एक मुख्तसर दौर में महदूद वक्त में हुकूमत थी, लेकिन आप लोगों का एक किरदार जरूर है कि आप लोग एडवोकेट करते हैं टीटीपी के साथ मुज़ाकरात को, अफगानिस्तान। अब दो चीज़ों में आ जाए ना। मैंने तालिबान स्टार्ट किया नंबर 1, तालिबान से चलते चलते अब आप टीटीपी पे आ गए। बात यह है कि जो नेशनल एक्शन प्लान 2014 के बाद बना था, उस टाइम हमारी तो कोलिशन गवर्नमेंट थी जमात इस्लामी के साथ केपी के अंदर, बाकी तो फेडरल गवर्नमेंट भी बैठी थी, सिंध भी बैठा था, सारे बैठा था। क्या उसके अंदर प्रॉपर तरीके से उसके ऊपर अमल दरामद हुआ आज तक? फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से भी ले लें और बाकी सारी गवर्नमेंट की तरफ से, तो आपको जवाब मिलेगा नहीं। तो क्या मैं सारा इल्ज़ाम उठा के इन पर डाल दूँ तो ज़्यादा जायज़ नहीं होगा? हम तो एक बात कह रहे हैं, हमारे सीएम ने एक बात की, हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने एक बात की कि यार अपने लोगों से गुफ्तगू शनीद कर। अपने लोगों से आपकी क्या मुराद है? आप इलैबोरेट कर दें। जी मैं इसको बताता हूँ। देखें, थोड़ा मैं और तारीख में पीछे चला जाऊँ ना, तारीख में नहीं जाते। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर में ना बलूचिस्तान में भी एक्शन हुआ था, जिसमें एज़ पर माई इन्फॉर्मेशन जो पढ़ा है हमने, जो सुना है हमने, वो ये था कि उसमें PAF के एयरक्राफ्ट भी गए थे। क्या वहाँ पर आज 50 साल बाद अमन हो गए? अमन करने के लिए लाजमी नहीं है कि आपको जंग जदल करनी पड़े या कत्लेआम करना पड़े। सबसे पहला राइट जो है, सबसे पहली बात जो है वो ये होनी चाहिए कि आपके अपने मुल्क में जो डिप्राइव्ड लोग हैं, देखें अब सा ये बात समझने की है, ये टेक्निकल पॉइंट है। आज मैं आपसे आपके प्रोग्राम में बैठ के एक क्वेश्चन करता हूँ, सारी पिछली 70 सालों की हुकूमतों से 78 सालों की, हम तो 3.5 साल रहे ना, हम 3.5 साल रहे, और 18 अमेंडमेंट के बाद की जो है हम 3.5 साल रहे, 2018 से लेकर 2021 तक। मैं एक बात पूरी कर लूँ, मुझे 78 सालों में चाहे बलूचिस्तान की बेल्ट हो जो बहुत डिप्राइव थी, चाहे KP की बेल्ट हो, या चाहे सिंध के कोई बहुत बैकवर्ड इलाके हो, कितने एचईएसएन कॉलेज वहाँ बने, कितने बर्नआउट कॉलेज वहाँ बने। अब आप जो बात कर रहे हैं ये बड़ी आइडियल किस्म की बात कर रहे हैं और माजी का हवाला। आइडियल की बात नहीं है, मैं आपके सामने आज की सूरत हाल रखना चाहती हूं। बात कर रहा हूं, आपने वहाँ स्कूल नहीं अच्छे बनाए, आपने वहाँ यूनिवर्सिटी नहीं बनाई, कितने लॉरेंस कॉलेज। मुझे अगर आप इजाजत दें, आपके दौर में खैबर पख्तूनख्वा में आप लोगों की तीसरी बार हुकूमत है, तो जो जिसको हम कह सकते हैं कि प्रॉपर, ये तो आपने अल्फाज जो पहले हमने इस्तेमाल किए कि इलाका गैर कहा जाता था, इनको कबाइल कहा जाता था, आपने तो प्रॉपर जो पेशावर जैसे शहर है उसके अंदर कितनी डेवलपमेंट की खैबर पख्तूनख्वा के अंदर PTI ने, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आज आप लोगों से ये सवाल होता है कि जो मौजूदा सिचुएशन है इस वक्त, मैं और आप बात कर रहे हैं, आज शाम को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर जो कशीदगी जारी थी उसका सीज फायर हुआ अफगान हुकूमत की दरख्वास्त पर। खैबर पख्तूनख्वा में एक पॉज लें, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है? नंबर 1 चीफ सेक्रेटरी KP का किसने अपॉइंट किया? नंबर 2 IG KP का किसने अपॉइंट किया हुआ? नंबर 3 तीनों फेडरल गवर्नमेंट। हाँ, लेकिन मुज़ाकरात की बात तो भाई साहब आप लोग कर रहे हैं ना। हाँ, हम तो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, और मुज़ाकरात किन से कह रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि यार जंग लड़ने से बेहतर है कि पहले मुज़ाकरात करें। आप कानूनी तौर पर, हम यूजुअली आपसे प्रोग्राम में बात किया करते हैं सिक्योरिटी अमूर पे, इसलिए मैं आज आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि सूरत हाल लिंक्ड होगी चीज़ें। देखें, मैं तो एक लेकिन बात खान साहब ने एक और बात की आज वो कहते हैं कि अगर मुझे पैरोल पर रिहाई मिल जाती है तो मैं किरदार अदा करने को तैयार हूँ अफगानिस्तान हुकूमत से बातचीत करने के लिए। खान साहब इंटरनेशनल लीडर हैं, पाकिस्तान के लीडर तो हैं ही हैं। 80% लोगों ने, पाकिस्तानियों ने उनको वोट दिया, और इंटरनेशनली भी आप ज़रा बाहर जाएँ, मैं तो गया था लास्ट ईयर जो अमेरिकन इलेक्शन हो रहा था, वहाँ पर भी इमरान खान साहब को जितनी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो सारे सपोर्ट करते थे। तो ये जो नए सोहेल आफरीदी साहब हैं, इनके लिए क्या बिल्कुल इनका विफाक के साथ रब्ता कट ऑफ होगा, जो उनको टास्क दिया गया, जो दोहराया गया सलमान राजा साहब की तरफ से भी, या कुछ मामलात के ऊपर कोऑर्डिनेशन होगी? वो तासुर उन्होंने कहा कि हम ख़त्म करेंगे कि विफाक के साथ हम कोऑर्डिनेशन। देखिए, ये तो मैटर सारा का सारा बेस करता है वफाक के ऊपर। मैंने आपको बताया ना, जैसे उसका उसी कॉन्टेक्स्ट में अगर हम आगे चलें तो मैं आपको ये बताऊँगा, अगर सारी मेन की पोस्टें वफाक करता है और वफाक सूबे को उसकी अपनी अहमियत के मुताबिक, उसको वेट के मुताबिक उनके लोगों को प्रायोरिटीज़ नहीं देता, तो फिर काहे का वफाक है वो, और सूबा क्यों उसके साथ चलेगा? क्या बाकी सूबों में प्रॉब्लम नहीं है? क्या मैं आज आपके प्रोग्राम से पूछता हूँ एक चीज़, क्या मरियम शाम को अकेले, मरियम नवाज शरीफ जो CM है, कच्चे के इलाके में जा सकती हैं अकेले विदाउट स्क्वाड? क्या शाह साहब जो हैं वो रात को सिंध के इंटीरियर मोरों में जा सकते हैं? क्या आपके जो बलूचिस्तान के CM हैं अपना भुट्टी साहब, ये कोयटा में शाम को ईशा के बाद जा सकते हैं? तो अगर सारी चीज़ों में प्रॉब्लम है तो खाली एक सूबे में नहीं है, हमने हर चीज़ को हल करना है। अब ये तो खैर पिछले दौरे हुकूमत में भी था, उससे पिछले दौरे हुकूमत में भी था, पाकिस्तान में बाकायदा नो गो एरियाज भी थे।
बुखारी साहब ठीक है, अब कानून साजी उन्होंने कहा उनकी कैबिनेट के पहले जो फैसले होंगे उसमें वो बड़े संजीदा फैसले करने जा रहे हैं, इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? देखें, सोहेल को जितना मैं जानता हूँ, हमारी पार्टी के वर्कर हैं, वो इज़ अ यंग एनर्जेटिक बॉय, और उसके बाद ये है कि वो अब ये बात नहीं है कि वो पहले दफ़ा आ गए हैं और सीएम बन गए। यार वो 2 साल से वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली है और मिनिस्टर हैं। अली अमीन गंडापुर साहब की जो कैबिनेट था उसका हिस्सा थे वो। अगर मैं इसी चीज़ को लेकर आऊँ तो फिर तो मुझे लगता है मरीम बीबी तो काउंसलर भी नहीं बनी थी और डायरेक्ट सीएम बन गई आके। तो एक बंदा जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस इतना रखता है, जिसने ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया और उसके बाद वो मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली थे और फिर मिनिस्टर था और उसके बाद सीएम बन गया, तो कोई बिग जो बड़ा अब इनको जो टास्क है कि इमरान खान साहब की रिहाई करवानी है, उन्होंने कहा क्या उसको तहरीक चलाएंगे? कानूनी तौर पर अभी अहम फैसले आने हैं GHQ हमला केस के हवाले से भी। देखिए अहम फैसले तो आ रहे हैं। सुबह हमारी अलकादर वाली पिटीशन लगी हुई थी चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच के अंदर। अभी जब मैं यहाँ से आपके प्रोग्राम में आने से पहले जब मैंने लिस्ट चेक की, क्योंकि लिस्ट मैं देता हूँ हाई कोर्ट के अंदर भी, बाकी वकला को भी बताना पड़ता है, पार्टी लीडरशिप को भी बताना पड़ता है, हाई कोर्ट का जो रजिस्ट्रार होते हैं वो मुझे कॉल करके बताते हैं। जब मैंने देखा तो उसमें कैंसल लिखा हुआ था, डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, कि अगर बुशरा बीबी जिनको 7 साल की सज़ा हुई है और जनवरी में उनकी पिटीशन सस्पेंशन पेंडिंग पड़ी है और 10वां महीना आ गया, अक्टूबर चली गई है, या खुदा का वास्ता है इन चीज़ों को किसी लाइन पर ले हैं, सुन तो लें, आप ना डिसाइड करें। अब मेरिट को तो बाद में डिस्कस करेंगे ना, पहले सुने तो सही हमें। हम कह रहे क्या, कोई एक पाकिस्तान की मुझे एग्जांपल आप साहब दे दीजिएगा, किसी बड़े और कानूनदान से पूछ लीजिएगा कि लेस दैन 7 years पनिशमेंट हो, खातून जो है कन्विक्ट की गई हों और उनकी अपील तो छोड़ देना, सस्पेंशन ना फिक्स की गई हो, फिक्स ही ना की गई हो 8 महीने से, ऐसे नहीं होता। तो ये एक सवालिया निशान तो आता है गवर्नमेंट के ऊपर भी और जुडिशरी के ऊपर भी। बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब हमारे साथ थे। नाज़रीन, सिक्योरिटी हवालों से जो PTI का है उससे इस वक्त विफाक में बैठी हुकूमत का या एक ओवरऑल रियासती मौक़िफ़ वो बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ नज़र आता है। इसके अलावा भी जो नए CM खैबर पख्तूनख्वा हैं उनके लिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। PTI के इमरान खान साहब के लिए भी, सरबराह इमरान खान साहब के लिए भी कानूनी चैलेंजेस इस वक्त बरकरार हैं। देखते हैं कि वो किस तरीके से इन तमाम मामलात से निपटेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।